एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के संदर्भ में मॉडल सेट 1 में आगे बढ़ेंगे। और मॉडल सेट 1 में आपके 3 सेक्शन के ऊपर क्लासेस आ चुके हैं। आज हमारा चौथा सेक्शन होगा और आज के क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे। आइए शुरुआत करेंगे फटाफट से। हिंदी, इंग्लिश और साइंस, इन 3 सेक्शन के ऊपर क्लासेस आ चुके हैं और आज का क्लास हमारा होगा सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 67 से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे। सामाजिक विज्ञान से पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे सवाल भारत की तटरेखा की लंबाई से है, यानी कि हमारा जो भारत है वह 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम डायग्राम बनाते हैं अपने इंडिया का, ठीक है, तो इधर पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में ये जो एरिया है ये तटीय रेखा कहलाए, तटीय क्षेत्र कहलाएगी। ठीक है, जो भी समुद्र से घिरी हुई स्थितियां हैं। तो अब यही सवाल है कि भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं 6100, 6200, 6175 या फिर 6500 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, 6100 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के प्रकार बहुत हैं, उसमें से एक प्रकार लेटेराइट मिट्टी है। तो बिहार के अंदर अपने बताना है कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो किस भाग में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं गंगा के दक्षिणी मैदान में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, और गंगा के उत्तरी मैदान में, या फिर तराई क्षेत्र में। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, यानी कि आपके बिहार के दक्षिणवर्ती जिलों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सूची यहाँ पे दी हुई है जिसमें बिहार के अभयारण्य हैं और जो दूसरी सूची है उसमें ज़िले हैं। बताना है कि कौन सा अभयारण्य किस ज़िले में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान तो सभी लोगों को पता होगा, ये पटना है। तो ए का 5, अब देखिए ए का 5 2 ऑप्शन में है, तो बाकी आपका तीसरा और चौथा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखिएगा वाल्मीकि नगर अभयारण्य है। अगर मान लीजिए कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है नहीं पता, तो इसको छोड़ कर के आगे बढ़िए। कैमूर अभयारण्य कहाँ है, तो कैमूर अभयारण्य जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है ये रोहतास में होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध याद रखिए, गौतम बुद्ध कहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोध गया। तो यहाँ सिंपल इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध अभयारण्य बोध गया। तो डी का 4 यहाँ पे पहले ऑप्शन में है। तीसरा चौथा तो पहले ही कट चुका है, तो तीसरा चौथा तो होगा नहीं, और दूसरे ऑप्शन में भी डी का 2 नहीं है। तो ऑब्वियसली पहले ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पाँचों पता ही हैं तभी आप इसका सही आंसर कर पाइएगा। 2 या 3 भी अगर आप कंफर्म जानते हैं तो इसका सही आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये मिलान वाला अगर प्रश्न आता है तो ऐसे बनाना चाहिए। एक तरीका बताया मैंने। राजगीर अभयारण्य कहाँ है, तो ये नालंदा में है। ठीक है, तो ई का 1 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ठीक है, इस तरह से आप आराम से मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में कौन शामिल नहीं है। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में शामिल नहीं है, कौन नहीं है, अर्थात इन 4 ऑप्शन में कौन एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर कौन है, जिसके ऊपर निजी स्वामित्व होगा। ठीक है, जो सरकार का वहाँ पे शासन नहीं चलता है, मतलब सरकार का नियंत्रण वहाँ नहीं है, सरकार अपना रिक्रूटमेंट वहाँ नहीं कर सकती है। ठीक है, वहाँ जो भी रिक्रूटमेंट होगी, वहाँ का जो भी
कह सकते हैं मैनेजमेंट होगा, वो सब एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, जो उसका CEO होगा, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, इस तरह से। यहाँ पे जो रेल कारखाना आपका है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने फुल फॉर्म भी दे दिया है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेल का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके स्टील उत्पादन का ये एक प्रमुख उद्योग है भारत का, ठीक है। इसके बाद है भेल, BHEL, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे जो भी भारी उपकरण होते हैं वो निर्मित किए जाते हैं इसमें, भेल में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ये तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ये टोटल गवर्नमेंट सेक्टर है। यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है वो सरकार का नियंत्रण इसके ऊपर है। और टाटा, ये जो टाटा का कंपनी है ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आता है, ये चला जाता है आपका प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या हम कहते हैं। अब यहाँ देखिए अक्षांश और देशांतर से और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक रेखा जो है दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं, हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कुछ रेखाओं को खींचा गया है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने तरबूज के ऊपर देखा होगा इस तरह की लाइनें रहती हैं, तो पृथ्वी के ऊपर भी इस तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इन रेखाओं को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड यानी कि जो लंबा है वो लॉन्गिट्यूड है। और एक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर कह सकते हैं, ये इस तरह से खींची गई पृथ्वी के चारों ओर है ना। तो इस प्रकार की जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाती है लेटीट्यूड, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिएगा, बहुत ही आसानी से याद कर सकिएगा, क्योंकि जो लेटी हुई है वो लेटीट्यूड और जो लंबी है वो लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इंग्लिश में याद रख पाइएगा, ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो जो लेटी हुई रेखाएं हैं यानी कि जो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर खींची हुई रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो बीच वाली जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती हैं उनको इक्वेटर कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा, ठीक है। इक्वेटर इक्वल यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इसको इक्वेटर कहते हैं। और हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा यानी कि जो पूरी भूमि को, पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है, वो है भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आपका ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन बनता है, और ज्योग्राफी वाले बुक में आप देखिएगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बड़ा अच्छा सा पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आप देखिएगा तो है बेल्ट, गोरे, काले, समय, पेटी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 गोरे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उनके बीच की दूरी को जोन कहते हैं। और आप जो टाइम देखते हैं वो अक्षांश रेखाओं के अनुसार से बदलती रहती हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण होता है वो कैसे होता है, उसका निर्धारण करने का क्या तरीका है, ठीक है। वो भी अक्षांश रेखा से संबंधित एक फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा है भारत में। तो अपने भारत की जब हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि भारत में नदियाँ बहुत हैं, ठीक है। और नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती हैं उन मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसलिए सर्वाधिक विस्तार होगा जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही आसान है।
और आप इस प्रकार से फैक्ट को याद रख सकते हैं कंसेप्ट बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शंस है मृदा संरक्षण से, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, जल संसाधन का संरक्षण, या फिर खनिज संपदा का संरक्षण। तो संविधान की धारा 21 का संबंध आपका सीधे सीधे वन्य प्राणियों को और उनके वनस्पतियों को संरक्षित रखने से है, ठीक है। और जितने भी अभयारण्य हैं, रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो सभी संविधान की धारा 21 से संबंध रखते हैं। और इन्हीं के तहत जो है वहाँ पे शिकार करना या वृक्षों को काटना ये सब एक तरह से कानूनन जुर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? और ये देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो चूना पत्थर जो कि बहुतायत मात्रा में भारत में उपलब्ध है और इससे जो पदार्थ बनाया जाता है उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसीलिए इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है आपके सोशल साइंस के सेक्शन में। तो ये सही आंसर आप लोगों को पता भी होगा, सीमेंट उद्योग है इसका सही आंसर, क्योंकि सीमेंट का जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर को पीस करके ही उसमें और कुछ केमिकल्स मिला करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अब देखिए सूचना का अधिकार यानी कि RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। यह अधिकार कहता है कि किसी भी सरकारी तंत्र की जो सूचना है उसके बारे में जो जानकारी है वह आम लोगों को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है इस अधिकार के तहत। यदि आप किसी भी सरकारी तंत्र से कोई संबंधित सूचना निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसमें जो देश के लिए गोपनीय है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। बाकी जो साधारण जो भी सुविधाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा, या जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, उसके क्या प्रोसेस हैं, उसके अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के संबंध में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनसे भी आप RTI के द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये अधिकार, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई और राजस्थान में मनरेगा के मजदूरों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। मनरेगा आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और कितने लोग मनरेगा को जानते हैं, ज़रा सा मनरेगा का फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो पता चल जाएगा मुझे भी कि कितने लोग पढ़ने वाले हैं और कितने लोग ऐसे ही देखने वाले हैं। तो मनरेगा का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। वहाँ के मज़दूरों ने इसके लिए आंदोलन किया था क्योंकि उनको जो है मेहनताना नहीं दिया जाता था टाइम पे और बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो गए। तो उन विवादों को दूर करने के लिए वहाँ के मज़दूरों ने इसके लिए सूचना मांगा। तो राजस्थान के मज़दूरों ने इसके लिए आंदोलन किया था और उन्होंने ही यहाँ पे सूचना के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हीं के फलस्वरूप जो है सबसे पहले राजस्थान ने सूचना का अधिकार आंदोलन लागू किया था। उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने भी इसको फाइनली 2005 ईस्वी में पूरे भारत में लागू कर दिया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2005 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इसी से देखिए एक तो RTI है और एक RTE है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए दोनों को समझना ज़रूरी है। RTI तो आपका अभी मैंने जैसे कि बताया राइट टू इन्फॉर्मेशन है और RTE जो है ये आपका क्या है, राइट टू एजुकेशन है। और ये कब आया था? तो RTE 2009 इस नाम से आया था और ये लागू हुआ था आपको अप्रैल 2010 में, ठीक है। अप्रैल 2010 में RTE लागू हुआ था और इसी के प्रावधान के अनुसार से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था की जब बात आएगी तो उसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया
और राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ देखिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये किस वर्ष हुआ था? 1928, 1929, 1930 या फिर 1931? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है, 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की? अब देखिए कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो विदेशियों के द्वारा लिखे गए हैं और प्रमुख जो कह सकते हैं जिनका बड़ा योगदान रहा है इतिहास में, तो उनके द्वारा लिखी हुई कुछ प्रमुख पुस्तकें जिनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दास कैपिटल एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और एक प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है। ठीक है, और ये बराबर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पे रखा गया है। दास कैपिटल आप लोगों को पता भी होगा, कार्ल मार्क्स इसके रचयिता हैं, लेखक हैं। ठीक है, और लियो टॉलस्टॉय ये भी बहुत ही फेमस लेखक हुए हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं रूस के। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय, और ये इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस। ठीक है, युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। लियो टॉलस्टॉय की एक प्रसिद्ध रचना है वॉर एंड पीस। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन एक विधि है जो मैप बनाने में काम आती है। ठीक है, तो इस विधि का हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शंस आपके हैं गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या फिर रीटर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, लेहमान ने इस विधि का विकास किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपानी कृषि प्रचलित है। और देखिए कृषि से संबंधित कुछ सवाल बनते हैं, जैसे यहाँ पे एक सोपानी कृषि बना, एक झूम खेती है। ठीक है, झूम खेती, जिसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, झूम खेती। इसमें क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे उस भूभाग पर लगे हुए हैं जहाँ खेती करनी है, उसको जला दिया जाता है। ठीक है, काट करके जला दिया गया, और जलाने के बाद उसके जो अवशेष बनते हैं वो खाद के रूप में काम करते हैं, और वहीं पर उसी भूमि में खेती की जाती है। इसको झूम खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। असम वगैरह में एक प्रचलित है। और एक आपके प्रश्न में शामिल किया गया है सोपानी कृषि, जिसको पहाड़ी नुमा ढाल पर, आप लोगों ने देखा होगा, पहाड़ी नुमा ढालों पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती को सोपानी कृषि कहते हैं, और ये आपके उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ और खेती की विधियां हैं, जैसे एक है गहन कृषि। तो गहन कृषि सबसे ज़्यादा हरियाणा पंजाब में है। ठीक है, गहन कृषि। तो ये सारी चीज़ याद रखेंगे, खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में इस प्रकार से झूम खेती की जाती है, ये आपका एक चित्र है उसी से लिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए फसलों से जब बात आएगी तो फसल से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे कि फसल के अलग अलग प्रकार हैं। तो मौसम के आधार पर 3 मुख्य प्रकार हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं और आप लोगों को पता भी होगा, रबी, ठीक है, खरीफ, और एक है जायद। तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसलें, ये मौसम के आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है, और ये जो एक व्यापार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है नकदी फसलों का, तो नकदी फसल में वे फसल आते हैं जिनका मुख्य रूप से उत्पादन जो है वो किसी व्यापार के लिए किया जाता है, और उनका जो है सीधे काट करके उनको सीधे कहाँ पहुँचा दिया जाता है, तो बड़े बड़े गोदामों में पहुँचा दिया जाता है, जिनके बाद वहाँ उनका प्रोसेसिंग होता है और
सीधे उससे उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे एक तरह से कह सकते हैं कि सीधे सीधे हम उनका उपभोग नहीं कर सकते अपने खाद्यान्न के रूप में, तो वे सारे फसल जो है नकदी फसल कहलाते हैं। अब जैसे कि गन्ना आपका हो गया, नकदी फसल हो गया। ठीक है, इससे चीनी का उत्पादन होता है, तो सीधे सीधे इसको जो है तैयार होने के बाद काट करके जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पहुँचा दी जाती हैं। कपास भी एक नकदी फसल है, जूट भी आपका नकदी फसल है। इन सभी का इस्तेमाल सीधे सीधे व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। और गेहूं आपका ये खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और फसल में जो रबी फसल है, खरीफ फसल है और जायद फसल, इसके संबंध में बता दूं कि जो जाड़े के मौसम में बोए जाते हैं वो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका गेहूँ है, चना है, सरसों है। ठीक, तो ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और जो बरसात के मौसम में बोए जाते हैं जैसे कि धान है, सबसे इसका इम्पोर्टेंट क्या है, धान। गन्ना भी खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके अलावा मक्का हो गया। वहीं जायद फसलों की बात करें तो जो गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं, इनमें मुख्य रूप से आपके जो भी सब्जियां हैं या जो फल होते हैं, जैसे आपके खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ये सब जायद के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 मुख्य रूप से फसलों को याद रखना है मौसम के आधार पर, और एक जो है व्यापार के उद्देश्य से नकदी फसल को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, ऑप्शंस आपके हैं पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से या फिर नदियों की सफाई से। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शंस हैं संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 या फिर 13 से 36 या फिर 15 से 39 या 16 से 40। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? कानूनी विषयों पर ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, जिनको महान्यायवादी भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, कानूनी विषयों पर सलाह देने वाले। अगला सवाल आ चुका है, पंचायती राज विषय है किसका? समवर्ती सूची में है, केंद्र की सूची में है, राज्य की सूची में है या फिर विशेषाधिकार की सूची में है? तो पंचायती राज जो है वह सीधे सीधे राज्य की सूची से संबंध रखता है। ठीक है, राज्य की सूची में शामिल है, तो राज्य सूची में याद रखिएगा पंचायती राज आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, आय के 3 प्रमुख स्रोत हैं, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। इनमें से सबसे अभी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में। तो यहाँ पे आपके सोशल साइंस के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 20 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये कोशिश की गई है कि 20 महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को समझा दिए जाए। ठीक है, इसी तरह से और भी मॉडल सेट आएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेक्शन आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही क्लास अपलोड किया जाए तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसका बेनिफिट आप ले सकें। ठीक है, तो आगे बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।